नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे एक और हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है हिंदी मॉडल पेपर सीरीज, इसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं और जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हिंदी अच्छा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, तो इसलिए आपको देखो हिंदी मैंने डिटेल्स में आपको पढ़ा रखी है और अब यहाँ पर इसके प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हिंदी के नोट्स और मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहला क्वेश्चन है आज का, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू को दोस्तों हरियाणवी भी कहा जाता है और हरियाणवी यानी बांगरू है पश्चिमी हिंदी की। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो खड़ी बोली जिसे कोरवी या नागरी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है। तो बांगरू किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो आपको यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनना है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसमें सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ज्योत्सना। इस प्रकार से ये शुद्ध वर्तनी है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी ये यहाँ पे इस प्रकार से। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो भानुजा, कालिंदी, दुहासन दुहासन और सूर्यसुता। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दुहासन ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भानुजा, कालिंदी और सूर्यसुता ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना के जो अन्य पर्यायवाची हैं, रवि तनया ये यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तरणिजा ये भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। और भानुजा और कृष्णा ये सभी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोया, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरो होए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जब मैंने हिंदी का कोर्स चलाया था, 30 दिन का कोर्स, जिसमें मैंने कंप्लीट कोर्स आपको करा रखा है। अगर आप उस कोर्स को देखना चाहते हैं तो निःशुल्क कोर्स है दोस्तों, यूट्यूब में प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, प्रत्येक टॉपिक करा रखा है और प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू भी करा रखे हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको जब अलंकार पढ़ाए थे वहाँ पर मैंने बता रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्लेष अलंकार। क्यों होगा श्लेष अलंकार? देखो श्लेष अलंकार होता क्या है? श्लेष अलंकार में जब एक शब्द में कई अर्थ हों, अथवा जहाँ पर कोई एक शब्द आता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलें, तो उसे वहाँ पे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पे देखो, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोया, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरो होया। तो यहाँ पे पहले इसका अर्थ समझते हैं, भावार्थ समझ लेते हैं कि रहीमन कह रहे हैं कि जो गति दीप की होती है, जो कुल का कपूत होता है वो भी उसी प्रकार से होता है। जिस प्रकार से जब दीप क्या है, जब उसको जलाते हैं तो उजियारा करता है, तो उसी प्रकार से जो कपूत पुत्र होता है यानी बुरा पुत्र होता है, जब उसका जन्म होता है तो उस समय तो पता नहीं रहती ये कैसा पुत्र है, तो उसके जन्म पर खुशी होती है, उजियारा छा जाता है घर में। लेकिन जब वो बढ़ता है, जैसे कि क्या है, दीपक बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, जब बुझ जाता है तो अंधेरा करता है, तो उसी प्रकार से जब वो बड़ा होता है वो पुत्र और उसके लक्षण दिखाई देते हैं, वो कुपुत्र होता है, तो फिर वो क्या कर देता है, घर में अंधकार कर देता है। तो यहाँ पे जो बारे शब्द है और जो बढ़े शब्द है, तो जो बारे उजियारे लगे, तो बारे का अर्थ यहाँ पे दीपक के संदर्भ में क्या है? जलना, यानी जल, अगर दीपक जलता है तो वो उजियारा करता है। और पुत्र के लिए जो कुल का कपूत है उसके लिए बारे का अर्थ यहाँ पे उत्पन्न होना, यानी जब जो क्या होता है, कुल का कपूत होता है, जब वो उत्पन्न होता है तो उस समय किसी को पता नहीं है कि वो कुल का कपूत है, तो उस समय क्या होता है, जब वो उत्पन्न होता है तो वो भी क्या करता है, दीपक की तरह उजियारा करता है। लेकिन यहाँ पे बढ़े, बढ़े का अर्थ यहाँ पे दीपक से है बुझ जाना, बुझ जाना। आप बोलते हो ना कई बार कि दीपक को बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब उसको कहते हैं कि उसको बुझा दो। तो बढ़े का दीपक से संबंध यहाँ पे बुझ जाना, और बढ़े का पुत्र के लिए यहाँ पे जो कुल कपूत है उसके लिए क्या अर्थ निकल रहा है? बड़ा होना। तो जो जब दीपक बढ़ता है तो वो बुझ जाता है, और जब
कुल का कपूत बड़ा हो जाता है तो घर में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। और दीपक के बढ़ने पर यानी बुझने पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। एक शब्द जब एक बार आता है लेकिन उसके कई अलग अलग अर्थ निकलते हैं। बारे के अर्थ यहाँ पे जलना और उत्पन्न होना है, और बढ़ने का अर्थ यहाँ पे बुझना और बड़ा होना है, दीपक के लिए और पुत्र के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। और काफ़ी डिटेल्स में मैंने अलंकार आपको बता रखे हैं। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, यथार्थ का विलोम है। तो यथार्थ का विलोम हो जाएगा आदर्श, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन है शेर, बबर शेर, व्याघ्र और बाघ। सही आंसर व्याघ्र हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। तो इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जहाँ पर किसी कर्म का न होना पाया जाता है उस क्रिया को कहते हैं अकर्मक। और अकर्मक और सकर्मक की पहचान आपको कैसे करनी है, प्रश्न पूछकर। राम सो रहा है, राम क्या सो रहा है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया, कर्म क्या है, खाना। राम क्या खा रहा है, तो राम खाना खा रहा है। क्रिया के पीछे आपको क्या लगाना है। अब यहाँ पे पूछो राम, अब सोना यहाँ पे क्रिया ना, राम क्या सो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कोई है ही नहीं। सोना यहाँ पे सिर्फ मुकुल में यहाँ पे सिर्फ क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्रिया के साथ कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, राम सो रहा है। ये मैंने आपको डिटेल्स में समझा रखे हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तत्सम शब्द तीर्थ। बाकी सारे यहाँ पे क्या है, तद्भव शब्द है। और तीर्थ का जो तद्भव रूप है वो है तीर्थ। तीर्थ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो शिक्षक का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य। शिक्षक को हम आचार्य भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पोबारा होना का अर्थ। पोबारा होने का अर्थ क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। कई बार आपने सुना होगा कि व्यापारियों के पोबारा हो गए, यानी व्यापारियों का लाभ ही लाभ हो गया। तो इसी प्रकार से अगर आप हिंदी के ये लगातार प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ते हो, अगर आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपके भी हिंदी के संबंध में पोबारा हो जाएंगे, यानी हिंदी व्याकरण में आपका क्या हो जाएगा, पोबारा हो जाएगा। आपको लाभ ही लाभ मिलेगा अगर आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करोगे। नेक्स्ट है, प्रारूपण को कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रारूपण को क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहा जाता है। प्रारूपण को क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। और ड्राफ्टिंग यानी प्रारूपण को दोस्तों लेखन मसौदा भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि लेखन मसौदा किसे कहा जाता है। प्रारूपण को कहा जाता है। आलेखन किसे कहा जाता है, ये भी प्रारूपण को कहा जाता है। और प्रालेखन किसको कहा जाता है, ये भी प्रारूपण को कहा जाता है। और टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान, टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान, टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान। तो ये इतने प्रश्न यहाँ पे एक ही टॉपिक से बन सकते हैं। देखो एक ही पॉइंट से, प्रारूपण से इतने सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जनसंचार, हिंदी पत्र लेखन, ये मैंने आपको डिटेल्स में समझा रखे हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये 50 क्वेश्चन आपके लाए जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन ये हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। नेक्स्ट है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान आपको वाक्य प्रयोग करके करनी है। देखो दया आ रही है, तो ये स्त्रीलिंग है। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए ऐसा नहीं होता है, प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये स्त्रीलिंग है। नेत्र खुले हैं या नेत्र खुल रहा है, नेत्र खुल रही है ऐसा नहीं होता, नेत्र खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। वायु आ रही है, ऐसा नहीं सुना होगा आपने कभी कि वायु आ रहा है, वायु आ रही है, तो वायु क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करके आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, और माध्यम जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है? हमेशा करण कारक होता है। किसके द्वारा, किस माध्यम से? तो कलम से। ठीक है, अमृता ने किस माध्यम से लिखा है? तो कलम से उसने लिखा है। तो माध्यम के लिए यहाँ पे जहाँ पे से का प्रयोग होगा तो वहाँ पे करण कारक होगा। लेकिन देखो अपादान में भी क्या होता है? अपादान से, अपादान से, तो अपादान में भी से विभक्ति यहाँ पे आ रखी है, लेकिन यहाँ पे क्या अपादान कारक होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपादान में क्या होता है? हमेशा अलगाव होता है। तो अगर यहाँ पे अलगाव के लिए से आता है, जैसे कि गंगा हिमालय से अलग हुई, कोई एग्जाम्पल दे हम अगर, कि राम श्याम से अलग हुआ, तो से वहाँ पे आ रखा है और वहाँ पे अलगाव है, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। लेकिन से का प्रयोग किसी माध्यम के लिए, जैसे अमृता कलम से लिखती है, किस माध्यम से लिखती है? कलम से लिखती है। तो से का प्रयोग जहाँ पे माध्यम के लिए हो रहा है तो वहाँ पे हमेशा करण कारक होगा। नेक्स्ट है, मेरी लद्दाख यात्रा किसका वृत्तांत है? ये सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान की यात्रा वृत्तांत है मेरी लद्दाख यात्रा। राहुल सांकृत्यान, इनका मूल नाम केदार पांडे है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केदार पांडे किसका मूल नाम है? राहुल सांकृत्यान का। और इनके अगर हम प्रमुख यात्रा वृत्तांत की बात करें तो लंका यात्रावर्ती, रूस में 25 माह, ये भी इनकी एक प्रमुख यात्रा है। और एक इनकी प्रमुख कहानी है सतमी के बच्चे। तो सतमी के बच्चे कहानी किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यान जी की। आगे बढ़ते हैं, प्रणाम का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रणाम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधन नाम। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जब भी री, रा और सा के बाद ना का प्रयोग होता है तो ना का हमेशा क्या हो जाता है? णा हो जाता है। री, रा और सा के बाद क्या है? अगर ना का प्रयोग होता है तो ना का णा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रधन नाम। तो रा के बाद ना आ रखा है तो अब ना का क्या हो जाएगा? णा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा प्रणाम। प्रत्यक्ष का संधि विग्रह होगा। प्रत्यक्ष का संधि विग्रह, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिधन अक्ष। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसमें कौन सी संधि है प्रत्यक्ष में? तो यण संधि है। और यण संधि की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। स्वर संधि की पहचान आपको किस प्रकार से करनी है ये बड़ी आसानी से और इजी माध्यम से मैंने आपको समझा रखे हैं। सापेक्ष का विलोम शब्द, सही आंसर हो जाएगा निरपेक्ष। सापेक्ष का क्या हो जाएगा? सही, निरपेक्ष हो जाएगा विलोम शब्द। कोरवी किस बोली को कहते हैं? 19वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कोरवी किस बोली को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली को कहा जाता है कोरवी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और खड़ी बोली का एक अन्य नाम भी है, वो है नागरी। खड़ी बोली को नागरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? देखो सर्वनाम के 8 भेद होते हैं और इसमें जो वह मेरा घर है, यानी वो निश्चित कर रहा है कि वो ही मेरा घर है, वही मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपको यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पे देखो विदुषी, ए ऑप्शन विदुषी हो जाएगा सही आंसर। विदुषी किसे कहा जाता है? विद्वान स्त्री को कहा जाता है विदुषी। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वो है विदुषी। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पतिव्रता, सधवा, विवाहिता या अनुरक्ता? सही आंसर हो जाएगा सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा कहा जाता है, जबकि जिस स्त्री का पति जीवित नहीं होता है, मर जाता है, उसे कहते हैं विधवा। अब यहाँ पे देखो सधवा को सुहागिनी या सौभाग्यवती भी कहा जाता है। सधवा को क्या कहा जाता है? सुहागिनी और सौभाग्यवती भी कहा जाता है। अब देखो पतिव्रता का अर्थ क्या है?
पति के प्रति अनन्य और अनुराग रखने वाली स्त्री, यानी भक्ति भाव रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? पतिव्रता कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पे, सधवा जिस स्त्री का पति जीवित हो। नेक्स्ट है प्रकृति के चितेरे कहा जाता है। तो प्रकृति के चितेरे कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रकृति के चितेरे कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 में सम्मानित किया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी किस रचना के लिए दिया गया? चिदंबरा के लिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, यहाँ कौन सा अलंकार होता है? सही आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार। विभावना यानी जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधिनाना। यानी बिनु पद चलें, बिना पैर के चलता है, सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनता है, और कर बिनु कर्म करें विधिनाना, बिना हाथों के कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। तो जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पे हमेशा होगा विभावना अलंकार। यानी भावना है ही नहीं करने की, लेकिन फिर भी कार्य हो रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 25। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? सही आंसर हो जाएगा अन्वय अलंकार। यहाँ पे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा यहाँ पे अन्वय अलंकार? देखो ये अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान माना जाता है। यानी उपमेय और उपमान, उपमेय व उपमान दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उपमान की अनुपस्थिति होती है। और जहाँ पर उपमान और उपमेय को एक ही माना जाता है, अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु से उसी की तुलना की जाती है, तो उसे कहते हैं अन्वय अलंकार। तो भारत ही यहाँ पे उपमान है और भारत ही यहाँ पे क्या है? उपमेय है। यानी भारत से ही तुलना की जा रही है भारत की। तो यहाँ पे देखो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर उसी व्यक्ति या वस्तु से उसी की तुलना की जाती है, जैसे भारत की तुलना भारत से ही की जा रही है कि भारत के सम भारत है, तो यहाँ पे हो जाएगा अन्वय अलंकार। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के लगभग आपके लिए 15+ प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और 2 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे एक्स्ट्रा उसमें दिए गए हैं निःशुल्क। और अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं हिंदी के, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhari-classes.in। तो बढ़ते हैं आगे। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द, सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है साधु का विलोम। सही आंसर हो जाएगा साधु का विलोम असाधु हो जाएगा। साधु का विलोम हो जाएगा असाधु। क्वेश्चन नंबर 28 है पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? तो पक्षी से संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है ये आपको बताना है। देखो द्विज ये पक्षी का पर्यायवाची है, संकुत और पखेरु। सही आंसर हो जाएगा प्राणेश। ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। प्राणेश किसका पर्यायवाची है? पति या स्वामी का पर्यायवाची है प्राणेश। ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो नाक का बाल, इसका कुछ काम तो होता नहीं है, लेकिन अकारण ही क्या होता है, ये हमें प्रिय होता है। क्योंकि अगर नाक का बाल निकालोगे तो बहुत क्या होता है, दर्द होता है, और जो प्रिय चीज़ होती है दर्द उसी का होता है। तो इसलिए अकारण ये प्रिय होता है, बिना किसी कारण के क्या होता है, प्रिय होना। ये उस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नाक का बाल होना, यानी अकारण ही किसी चीज़ का प्रिय होना। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा अर्धशासकीय पत्र। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
देखो एक तो होता है शासकीय पत्र। शासकीय पत्र क्या होता है, जो दो अधिकारियों के बीच लिखे जाते हैं। लेकिन अगर अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत माध्यम से कोई पत्र लिखा जा रहा है तो उसे हम कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। फिर वो पूरी तरह से शासकीय पत्र नहीं रह जाता। दो अधिकारी हैं लेकिन वो देखो एक तो होते हैं जो सरकारी पत्र या जो शासकीय पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है, तो उसमें औपचारिकता का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अर्धशासकीय पत्र में कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत भाव जब आ जाता है तो इन अर्ध सरकारी पत्रों में होता क्या है कि देखो लिखे तो अधिकारियों के बीच जाते हैं, जिस प्रकार से सरकारी पत्र अधिकारियों के बीच लिखे जाते हैं उसी प्रकार से अर्धशासकीय पत्र भी अधिकारियों के बीच लिखे जाते हैं। लेकिन सरकारी पत्र में व्यक्तिगत का भाव नहीं होता है, बल्कि अर्ध सरकारी पत्र में व्यक्तिगत शैली का भाव आ जाता है। तो इन पत्रों को अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा कब बनी? तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी सन 1931 में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और भारत की पहली मूक फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। पहली मूक फिल्म थी भारत की राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। और पहला धारावाहिक हम लोग ये 1984 में आया था। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 32वां बताना है आपको यहाँ पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये हो जाएगा भागीरथी। भागीरथी, ठीक है, भागीरथी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। रिक्शा यहाँ पे क्या है, विदेशज शब्द है। और ये रिक्शा किस विदेशी भाषा से आया है? जापानी। जापानी शब्द है रिक्शा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखो ये संयुक्त व्यंजन है, ये भी डी ऑप्शन होगा सही आंसर। अब देखो सा है जो, ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है? का धन सा। उसी प्रकार जो त्रा है ये मिलकर बना है ता धन रा। और जो ज्ञा है ये बना है जा धन या से। और एक अन्य संयुक्त शब्द है स्रा। स्रा, तो ये मिलके बना है सा धन रा से। इसमें तालव्य सा का प्रयोग हुआ है, जबकि सा है जो इसमें कौन सा का प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है मूर्धन्य सा का प्रयोग। सा भी तीन प्रकार के होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। तो इसका डी ऑप्शन होगा सही आंसर। 35 है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर नागिन लौटी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे देखो इसके अर्थ से ही आपको समझ में आ गया होगा। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर नागिन लौटी। यानी एक मुन्ना है, वो बच्चा है और अपनी मम्मी के सिर पर दो चोटियां उसने देखी। दो चोटियां जो बालों की चोटी है उसकी मम्मी के सर पर। लेकिन उससे एक भ्रांति हो गई है कि वो चोटियां नहीं बल्कि वो क्या है, नागिन है। और उसकी मम्मी के सर पर नागिन लौट चुकी है, तो इसको भ्रांति हो गया। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, वा का उच्चारण स्थान। तो वा का उच्चारण स्थान यहाँ पे हो जाएगा सी दंतोष्ठ। वा का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ। 37वां है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। एक अनार और 100 बीमार है, यानी वस्तु की कमी है। एक ही वस्तु है लेकिन उसके लिए क्या है, एक वस्तु उसके लिए कई यहाँ पे क्या है लोग उसमें खड़े हुए हैं उसके लिए। तो एक अनार 100 बीमार, यानी किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु उसकी क्या है, मांग अधिक है। जैसे सरकारी नौकरी कम है लेकिन उसकी मांग ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है। तो एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट है, संज्ञा शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? सही आंसर हो जाएगा विकारी शब्द। संज्ञा शब्द क्या है, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी क्या है, विकारी शब्द हैं। अब देखो किस प्रकार से विकारी शब्द है संज्ञा। जैसे क्या है, लड़का, ये क्या है, पुल्लिंग है।
लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग, स्त्री के लिए हम लड़का थोड़ी कहेंगे, यहाँ पे ये शब्द लड़की हो जाएगा। तो लड़की के कारण यहाँ पे जो लड़का था वो लड़की हो गया। तो इस प्रकार से संज्ञा में क्या हो रहा है, लिंग के कारण परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से सर्वनाम में भी होता है और विशेषण और क्रिया में भी होता है। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? कपड़ा हो जाएगा यहाँ पे तत्सम शब्द, और कपड़ा का जो तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा करपट। करपट क्या है? कपड़े का तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 40, मंगलेश डबराल की रचना एक बार आयोवा किस विधा की रचना है? मंगलेश डबराल जी की रचना है एक बार आयोवा, महत्वपूर्ण रचना है, और ये है यात्रा वृत्तांत इनका, मंगलेश डबराल जी का यात्रा वृत्तांत। मंगलेश डबराल जी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उत्तराखंड एग्जाम में। अगर बात करें मंगलेश डबराल जी की, इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था, और इनका निधन हुआ 9 दिसंबर 2020 को। 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन भी हो चुका है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, ये महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों इनकी, पहाड़ पर लालटेन। ये किसकी रचना है? तो ये है मंगलेश डबराल जी की। हम जो देखते हैं ये इनका एक काव्य संग्रह है जिसके लिए इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2000 में। उनकी किस रचना के लिए? हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में संधि हो जाएगी यहाँ पे मनः धन विज्ञान विसर्ग संधि, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 42वां है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? तो यहाँ पे जो ए है इसका उच्चारण क्या होता है? कंठ और तालु होता है। देखो ए व ए का उच्चारण क्या होता है? कंठ और तालु होता है। और जैसे हा का उच्चारण भी क्या होता है? कंठ होता है। जो हा है इसका उच्चारण भी क्या है? कंठ है। जो छा है ये क्या है? तालु है, क्योंकि जो चवर्ण होता है वो सभी उनका उच्चारण तालु से होता है। और जो यहाँ पे ओष्ठ दिया गया है, ओ दिया गया है, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ प्लस कंठ। ओष्ठ प्लस कंठ से ओ का उच्चारण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा पीयूष। पीयूष किसका पर्यायवाची शब्द है? अमृत का। अमृत का, सोम या सुधा इसके पर्यायवाची शब्द है पीयूष के। जबकि व्योम का पर्यायवाची अंतरिक्ष, अंबर, नभ, आकाश, ये सभी व्योम के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1988 को। मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था 1956 में। उससे पहले इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था। जबकि 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1982 में इनका एक काव्य संग्रह है यामा, प्रसिद्ध काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा जी का यामा। तो इसके लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा, ये जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी कवि हैं, रचनाकार हैं या साहित्यकार हैं, वो मैंने आपको दोस्तों डिटेल्स में पढ़ा रखे हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाएं और उसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसी प्रकार के मॉडल पेपर जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, इसी प्रकार के 15+ मॉडल पेपर का लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप उन्हें ज़रूर लें और अपने अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम होता है। सही आंसर हो जाएगा संवाद। देखो नाटक में अगर संवाद जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अगर संवाद अच्छा है, जो नाटक कर रहे हैं उन व्यक्तियों के बीच अगर संवाद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है, संवाद अच्छा है, तो नाटक वो काफ़ी अच्छा होगा। तो सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है नाटक का? वो है संवाद। उसके बाद है निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। सही आंसर हो जाएगा उमा। यहाँ पे क्या है? विशेष्य है।
और बाकी जो अन्य है कालिमा, मधुरिमा, महिमा, ये विशेषण है। विशेषण हमेशा क्या होती है? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है। और उमा यहाँ पे क्या है? एक नाम है। उमा क्या है? एक नाम है। और नाम हमेशा क्या होती है? संज्ञा होती है। तो उमा यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष पद हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? ये विशेषण है। कालिमा, मधुरिमा, महिमा, उसकी महिमा गाना, ये सभी विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? अभी यहाँ पे आपको बताना है कि विशेषण कौन नहीं है इसमें। तो अंतर, यहाँ पे जो अंतर शब्द है वो विशेषण नहीं है। बाकी आग्नेय, अधिकारी और आंतरिक, ये सभी क्या हैं? विशेषण है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल है। तो ये आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में। तो 8वां हिंदी सम्मेलन है, ये वो आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे मराल, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो जो अन्य ऑप्शन है कुरंग, कुरंग का पर्यायवाची है मृग या हिरण, और भुजंग का पर्यायवाची है सर्प, और हंस का पर्यायवाची यहाँ पे मराल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? जल्दी से, तो देखो पहले यहाँ पे देखो लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, लपकना यहाँ पे क्या है? क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है? जल्दी से। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा है जल्दी से। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे और इसके देखो इस प्रकार के मॉडल पेपर यहाँ पे आपको दिया गया है और इसमें आपको आंसर की भी दी गई है। ठीक है, और बाकी आप जरदारी क्लास के अगर कोई भी नोट्स आप लेना चाहते हैं, जिला सीरीज, उत्तराखंड जीके या हिंदी सीरीज के नोट्स या हिंदी के मॉडल पेपर, तो यहाँ पे आप सर्च करना आपको jardari-classes.in गूगल पे, या आपको ये लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप जरदारी क्लासेस के सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।